हाँ बोलो बेटा, बोलो सर बेटा बोलो। या सर कवि में जीने की उमंग है और उनको उत्साह है, इसके यस। लिए वो कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, उनको क्यों? ये विश्वास। हाँ बरोबर बोला आपने, क्योंकि क्योंकि अभी उनको उनको जीने की उत्साह है और उमंग है। अभी कवि के अंदर विश्वास, क्या बोला आपने बेटा? अभी कवि के अंदर उत्साह है और उमंग है यस। और और क्या जीने है? की चाह है, और जीने की चाह है। और जीने की चाह है। वेरी गुड बेटा, ठीक है। और क्या? यस सर। इसके और लिए वो यह मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। नहीं, मगर हमें ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कि भाई कवि ऐसा कहता है कि उनके अंदर ये सारा है, मगर उनके विचार क्या है कवि कि भाई तो आदमी कब मरता है, आदमी कब ज- मरता है? जब वो जीने की चाह और जीने कवि, की कला को यस, जीने की कला को कवि के छोड़ देता अनुसार है। एक मनुष्य तभी मरता है। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हो बेटा। जब जब उसके अंदर जीने की चाह खत्म हो जाती है, उसे यस, उसके अंदर जीने जीने की की चाह खत्म चाह हो खत्म। जाती है और वो यह सोचता है कि अब वो कुछ कर नहीं सकता है जिंदगी में। वेरी गुड वेरी गुड, उसके अंदर का जो उल्लास है, उल्लास की बात कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ उसके हाँ। अंदर जो उल्लास है, बरोबर है, और उत्साह है, खत्म होता है, तब जीने की चाह खत्म होती है। उत्साह, गलत लिखा स्पेलिंग मैंने, उत्साह खत्म हो जाता है, तभी वो मरता है, राइट। और अभी कवि के अंदर ये फूट फूट कर भरा हुआ है, राइट। उनके अंदर ये सभी चीजें, अभी फिर से वो लिस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ये सभी चीजें अभी कवि में है। बहुत मात्रा में है या प्रचुर मात्रा में है, ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। प्रचुर का मतलब होता है लॉट ऑफ, प्रचुर मात्रा में, है। हाँ है, सर राइट। अधिक लिख सकते हैं, अधिक मात्रा में। अधिक, अधिक मात्रा में भी लिख सकते हो। अधिक लिखो क्या इधर, इजी वर्ड, ये हाँ प्रचुर हाँ चलिए। नया सर। शब्द के लिए था, ठीक है, अधिक मात्रा में है। हाँ। ओके, और अभी इसको खत्म करते, क्लोज करते, इसलिए वो कहते हैं कि कि उनका यस, अंत अभी क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, होगा। हाँ, कि अभी उनका अंत नहीं होगा। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों के लिए वेरी गुड वेरी गुड, आपने सभी ने पार्टिसिपेट किया, बहुत बढ़िया आंसर बनाया आपने। ये पहले प्रश्न का उत्तर आपने बनाया और आपको ये पोएम भी समझ में आई। हाँ, ओके, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न। जिनके पास टेक्स्ट बुक सर है वो बोलूं? हाँ बोलो बेटा। फूलों को अंतन नहीं क्या है? अंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? हाँ मैं इधर लिखता हूँ, जरा आराम से बोलिए। फूलों को हाँ। अनंत तक अनंत तक विकसित, विकसित करने के लिए एक मिनट, हाँ, विकसित करने के लिए, कवि हाँ, कौन कौन सा प्रयास। कौन कौन सा, इसके बीच में युग्म शब्द है ना, मतलब ये ऐसे हाँ डैश है ना, कौन हाँ कौन हाँ। सा प्रयास प्रयास करते हैं। करता है। ओके, अभी सुनिए इधर, प्रयास का मतलब क्या होता है बच्चों? कोशिश। प्रयत्न, कोशिश, वेरी गुड। कोशिश ये उर्दू शब्द है बेटा, और हिंदी शब्द है प्रयत्न प्रयास। या प्रयास, दोनों भी चलेगा। एक्चुअली प्रयास इज अ संस्कृत वर्ड, तो इसको हम हिंदी में भी यूज कर सकते हैं। तो प्रयास, प्रयत्न और कोशिश, तीनों का अर्थ सेम हुआ। तो फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? तो हमने कल क्या बताया था, इसको विकसित करने के लिए अपने हाथों के स्पर्श से, अपने हाथों के स्पर्श से उनकी निद्रा को दूर भगाना चाहते हैं। यस, उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं, मतलब बराबर है, ताकि ये जो हाँ कलियां है सर। नई सुबह देख सके
फिर कवि हाँ। उन्हें नया जीवन जीने की ऐसी कला सिखाने का प्रयास करते हैं जिससे फूल अनंत तक विकसित होता है। तो मृदुल, बेटा मृदुल, देखो ना यहाँ Yes, कवि sir. फूल फूल के माध्यम से किस व्यक्ति का जिक्र यहाँ कर रहे हैं बच्चों? सर मैं बोलूं? हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पर फूल के माध्यम से जो कोई भी डिमोटिवेटेड या फिर यस, निराश व्यक्ति। जिंदगी, हाँ, सर निराश कहना से व्यक्ति, निराश इंसानों का ये कर रहे विकसित करने का प्रयास। अभी निराश व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करना है, मगर उसको पहले जगाना पड़ेगा ना। सोया हाँ, हुआ है वो बंदा, तो पहले हाँ, जगाओ, फिर उसको जिंदगी से अच्छी तरह से परेशान। प्यार से जीने की राह बताओ। तो हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे कवि फूलों को। तो यहाँ जरूरत नहीं है फूलों का मतलब कवि किसको बोल रहा है करके, तो डायरेक्ट जैसे प्रश्न पूछा है वैसे लिखेंगे। अनंत तक विकसित करने के लिए अपने हाथों से या अपना ख्वाबों से, आई थिंक कवि के ख्वाब है ना यहाँ, ख्वाबों से, हाँ सर, है ना, ख्वाब है। ख्वाबों के स्पर्श से। कवि ने स्वप्न देखा है क्योंकि कवि हम्म, उत्साही है और उसे जीने की कला आती है, और इसीलिए वो चाहता है कि जितने भी लोग सोए हुए काम नहीं कर रहे उनको मैं जगाऊं और उनको हम्म, जीने की राह बताऊं। तो पहले वो उन्हें जगाना चाहता है अपने ख्वाबों से। तो कवि हाँ फूलों को सर। अंत तक विकसित करने के लिए अपने ख्वाबों के स्पर्श से जगाने की कोशिश करते हैं। ओके, ताकि क्या हो जाए, ये ताकि का की ताकि ताकि फूलों से तंद्रालस या और लालसा खींच ले, ये जो फूल है खींच मतलब सके। कलियां है, मतलब कलियां है, खींच ली जाए। ताकि, या वेरी खींच गुड, ले। ताकि ताकि कलियां हम्म, और उनमें नवजीवन का अमृत सहर्ष से सींच दूंगा, देख सके, देंगे। या फिर कवि, जो आपने कहा वही लिख रहा हूं मैं, कवि उन्हें उनमें से नया जीवन जीने की ऐसी कला सिखाने का प्रयास करते हैं। प्रयास मतलब प्रयत्न यस, करते हैं जिससे फूल, जिससे हाँ फूलों में कट से जाए, तंद्रालस और लालसा। हाँ निकल जाए। तो हाँ, जीने की कला सिखाई मतलब वो निकल गया ना। अभी सीधा एंड हाँ। कर देते हैं ना प्रश्न का, है ना। चलेगा सर। प्रश्न का एंड करते हैं, जिससे हाँ, फूल अनंत तक विकसित होते हो रहे। ओके, हम्म, जिससे फूल अनंत तक विकसित होते रहे, राइट, होते रहे। यस। सर कैन यू शो द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन, वन सेकंड, या ठीक। यस सर, डन। ओके, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, ऐसा कुछ नहीं, बाद में, अभी तो आज तो। वही लिया सर। ओके ओके, अभी देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, जरा बताइए आप। थर्ड क्वेश्चन ना, या प्रश्न क्रमांक कवि थर्ड। कवि कवि पुष्पों पुष्पों की की हाँ, तंद्रा और आलस दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि फूलों, कवि फूलों की तंद्रा। एक मिनट है, एक मिनट बच्चों जरा रुको, हाँ एक मिनट जरा होल्ड करना। यस सर। एक यस मिनट सर। थांबा जरा, जरा नेट का प्रॉब्लम होती है। सर बोलू? हाँ बोलो ना बेटा। कवि पुष्पों को बोलो बेटा। कवि पुष्पों की तंद्रा हाँ। और आलस हम्म दूर हटाने के लिए हम्म, क्या करना चाहता है? वेरी गुड। तो ये आपने मुझे प्रश्न बताया, राइट। यस सर। कवि फूलों की तंद्रा और आलस दूर हटाने के लिए क्या करता है? ठीक है, ओके,
मैं इस प्रश्न को यहाँ लिखता हूँ, कवि फूलों की, फूल यूज किया है कि पुष्प की है? पुष्प। पुष्पो पुष्पो हाँ, पुष्पो। पुष्प तो पुष्प। हाँ, तो ये जो पुष्प फूल है वो समानार्थी शब्द हुआ। ओके बच्चों, तो यस जैसे सर। नए शब्द मिलते हैं तो उसका समानार्थी याद रखिए, आगे जाके इसको हमने लिखना है। तो कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर, बोलिए, हटाने के लिए, हटाने के लिए क्या करना चाहता है? हाँ, तो इसका उत्तर मेरे ख्याल से एक ही लाइन में आ सकता है। बोलिए इसका आंसर बोलिए। कवि पुष्पों की तंद्रा व आलस से दूर हटाने के लिए उन्हें नवजीवन रूपी अमृत को, अमृत से नवजीवन कहता है। और मेरे ख्याल सींच से देना यस, चाहता है। यस, सींच सींचना देना चाहता मतलब है। इरिगेशन, वाटर इरिगेशन होता है ना, हम लोग पानी देते थे, पेड़ों को पानी देते हैं ना, पौधों को पानी डालते हैं, उसे सींचना बोलते, राइट। और ये जो अमृत रूपी सिंचन का मतलब होता है जीने की कला सीख। हमने पहले ही बोला ना, फूल और कली हम लोग किसे बोल रहे हैं? जो निराश व्यक्ति है उसके लिए बोला है, बराबर। जो निराश व्यक्ति है उनके बारे में हम लोग फूल या कली की उपमा कवि ने दी है, मतलब दैट इज अ सिमिली, फिगर ऑफ स्पीच सिमिली में आ जाता है कि कवि कहता है कि जो फूल है, जो कली है, उन्हें जीने की राह नहीं, मतलब वो निराश व्यक्ति की तरह है। तो कवि उन्हें अमृत रूपी सिंचन करना चाहता है, अमृत रूपी पानी देकर उन फूलों को खिलखिलाते हुए अनंत तक विकसित करना चाहता है। उनके अंदर की जो तंद्रा है, आलस्य है, लेजीनेस है, उसको दूर करना चाहता है। तो आप भले ही इसको यहाँ लिखो उत्तर में, अमृत से सिंचना चाहते हैं ताकि वे अनंत तक विकसित होते रहे, मगर इसके पीछे कवि का उद्देश्य तो अलग है ना। जो निराश व्यक्ति है, जो आलसी व्यक्ति है, उन्हें जीवन की कला सिखाना चाहता है ताकि वो हर दम 24 घंटे एक्टिव रहे, सारा समय वो प्रेरित रहे। ये कवि की इच्छा है। तो यहाँ मैं उत्तर लिखता हूँ जो आपने बोला है वो कवि। तो यहाँ जो अगर उन्होंने पुष्प लिखा है तो हमें भी पुष्प ही लिखना है, फूल नहीं लिखना है। तंद्रा जो है, तंद्रा व आलस्य, तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए, कवि दूर हटाने के लिए क्या कॉमा आएगा, पंक्चुएशन मार्क्स का ग्रामर भी हम लोग करेंगे। लिए उन्हें नवजीवन, देखो मैंने इधर लिखा, नवजीवन रूपी अमृत से सिंचना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं वो भी आंसर लिखते हैं, ताकि वे अनंत, अनंत तक, मतलब एंड, अनंत का मतलब होता है जिसका अंत नहीं, उसे अनंत कहते हैं। वो अनंत तक मतलब कभी भी नहीं, अनंत तक विकसित होते रहे, विकसित होते रहे, दैट इज विकसित मतलब ब्लूमिंग, ब्लूम, ब्लॉसम, ऐसे। अंडरस्टूड? ये हो गया आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर। ओके, चलिए आगे, आगे क्या प्रश्न है? क्या मैं ही देखता हूँ अगला प्रश्न। ओके, कविता से आगे बोला है। कविता से आगे का मतलब होता है कविता के एक्सटर्नल क्वेश्चन रहते हैं ना, कविता के बाहर प्रश्न। जैसे कविता से रिलेटेड है, यहाँ वसंत ऋतु का वर्णन किया है। वसंत, जिसे हम लोग ऋतुराज कहते हैं, ऋतु मतलब सीजन, ये किंग ऑफ सीजन है। कौन? वसंत। क्यों मालूम है? वसंत ऋतु किंग ऑफ सीजन होने का कारण ये होता है, बाकी के अगर हम लोग ऋतु की बात करते हैं, जैसे कि गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, वर्षा ऋतु हो, इन सारे ऋतुओं में ये जो प्रकृति के जो घटक है, जो प्रकृति के जो तत्व है, पंच तत्व, जैसे जल, वायु, धरती, आकाश, अग्नि, इनका रूप एकदम भयानक होता है। जैसे बारिश में देखा जाए तो पानी का रूप इतना भयानक होता है, बारिश शुरुआत में अच्छी लगती है, मगर जब जोरों से बरसती है, जब सब जगह पानी भर जाता है, हमें भी डर लगता है क्या हम तूफान आके हम लोग इस तूफान में फंस तो नहीं जाएंगे। मतलब वहाँ उस वक्त वर्षा ऋतु का रूप जो होता है, पानी का जो रूप होता है, वो बहुत ही भयावह होता है। ठंडी के मौसम में इतनी ठंडी गिरती है, इतनी ठंडी होती है, शुरुआत में अच्छी लगती है, बाद में जब बर्फ कहीं गिरने की बात आती है, नागपुर वगैरह महाराष्ट्र के अंदर भी, तब हमें डर लगता है यार हमारे इधर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो हम करेंगे क्या। कहने वाली बात अलग है कि भाई बर्फ में हम लोग कश्मीर में जाएंगे, बर्फ में मजा आता है वगैरह, ठीक है, और उसके बाद जब हमारे
शरीर से जब मतलब हमारे लकड़ी की तरह शरीर हो जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। उस वक्त भी ठंडी के मौसम में भी ये जो तत्व होते हैं, पंच तत्व की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ही कभी कभी भयावह रूप धारण करते हैं। मगर वसंत ऋतु में ऐसे नहीं होता। वसंत ऋतु में ये पांचों तत्व जैसे जल, वायु, धरती, आकाश, अग्नि, इनका रूप बहुत ही मोहक होता है, क्योंकि उस वक्त पेड़ पे नए पत्ते लगे रहते हैं, आम रहते हैं, आमों के बोरे होते हैं ना, ये मराठी में उसको बोलेंगे हम लोग आम की जो फूल होते हैं, मोहर बोलते हैं उसको मराठी में, हिंदी में उसको पीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीरो। ये लदे हुए रहते हैं और उसकी बहुत ही सुंदर सुगंध आती है। जिस सुगंध को लेकर हमारी ये जो कोयल होती है, सॉरी कोयल नहीं, हमारी हाँ वही कोयल, बहुत ही कुहू कुहू करके गाती है, इतनी सुंदर सुरीली आवाज में गाती है, इसलिए बहुत ही अच्छा सुनाई देता है। और सेकेंड थिंग, अगर यूपी उत्तर प्रदेश के साइड में जाएंगे हम लोग, उत्तर प्रदेश वगैरह, तो वहाँ सरसों के खेत जो होते हैं, वो सरसों के खेतों में सरसों में फूल आते हैं पीले कलर के, और वो खेत पूरे पीले रंग के फूलों से भर जाता है। और जब हवा चलती है ना, उस खेत में जब हवा चलती है, तब पवन के झोंकों से ये जो फूल है, ये सरसों के जो फूली हुई सरसों के खेत है, वो ऐसे हिलते हैं, मानो ऐसे लग रहा है कि सोने का सागर लहरा रहा हो, सोने का सागर लहरा रहा हो, ऐसे लगता है। तो वर्षा ऋतु और वसंत ऋतु की मैं बात कर रहा हूँ। वसंत ऋतु में सृष्टि का सौंदर्य बहुत ही मन भावक है। तो आपको ये प्रश्न लिखना है कि वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर चर्चा कीजिए। मगर चर्चा करना है तो इस पे लिखना भी है आपको कि भाई वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु इतना सुंदर क्यों होता है। वसंत ऋतु के बारे में मैंने अभी बताया, आपको कोई आइडियाज है? आपने कभी वसंत ऋतु का अनुभव किया है? चलो आपको मैं सवाल पूछता हूँ, वसंत ऋतु में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? सर बोलिए। हाँ बोलो बेटा। हेलो सर। हाँ बोलो ना। सर हाँ साइकेत बोलना, साइकेत बोलना, मैथी बोलो बेटा। रियलमी या साइकेत बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ आप। हेलो, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? और सैकत आ रही है आवाज मुझे आपको मेरी? मैथी आपको हाँ हाँ बोलो ना बेटा, हाँ बोलो ना, आप बोलो। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है बेटा, बोलो बोलो। हाँ हाँ सर, हम लोग वसंत ऋतु में हम लोग होली मनाते हैं। वेरी गुड। फिर होली। और पहला ऋतु कौन सा आता है? वसंत पंचमी। पहला वसंत पंचमी होती है। और वसंत ऋतु अच्छा रहता है, और थोड़ा सा खुशबू अच्छी आती है। आज थोड़ी गर्मी थोड़ी ठंडी, यस मतलब पूरा मन भावुक हो जाता है। यस, वेरी गुड बेटा। और देखो, आपने होली का ऋतु, होली बताया, होली सीजन बताया, होली ऋतु बताया, सॉरी होली त्योहार बताया, फिर वसंत फेस्टिवल। पंचमी, हाँ या और सर महाशिवरात्रि भी रहती है, पता है ना? महाशिवरात्रि अभी हुई ना, महाशिवरात्रि। हाँ यस वसंत ऋतु में। चलो ठीक है, हमने कोविड में घर पे मनाई वो, मगर बहुत सारे महाशिवरात्रि बहुत सारे बहुत सारे, बहुत सारे भगवानों के पूजा भी होते हैं। हाँ सर भगवानों की अभी पूजा भी गणेश होते हैं। चतुर्थी भी आ रही है। हाँ तो ये हाँ वसंत, बरोबर। तो ये अभी तो वसंत ऋतु है नहीं, वसंत ऋतु खत्म हुआ जनवरी फरवरी। वसंत ऋतु में ही तो आपके एग्जाम का काल शुरू होता है ना, पढ़ाई का, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, आपकी ग्रास्पिंग पावर जो होती है ना, आकलन शक्ति, वो बढ़ती है। क्योंकि इस सीजन में क्या होता है, पेड़ों को फूल आते हैं, फल आते हैं, और सुंदर मोहक वातावरण होने के कारण पढ़ाई में मन लगता है, और पूरा दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। तो आपको पता है, सूरज की रोशनी से आपकी जो बुद्धि है, आपका जो माइंड है, वो बहुत शार्प होता है। और इस महीने में ना, ये वसंत ऋतु के महीने में ज्यादा देर तक धूप पृथ्वी पर रहने के कारण हमारी बुद्धि भी बहुत तल्लक हो जाती है, बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। इसीलिए इस काल में परीक्षाएं होती है, रात छोटी होती है, दिन बड़ा होता है। तो ये जो हमने बताया कि होली के बारे में, तो होली के संबंध में मेरे ख्याल से आपको एक आगे एक ये भी है, और एक प्रश्न है। देखो, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहार के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। तो होली के ऊपर आप निबंध लिख सकते हो, होली के संबंध में जो पौराणिक कथा है उसके बारे में आप लिख सकते हो।
पता है ना, भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद जी है, और अग्नि में जलाने का प्रयास उनके पिताजी ने किया था, मगर वो जो होलिका है वो होलिका खुद हो जल गई। और इसी घटना को याद कर कर प्रतिवर्ष हम होलिका दहन किया करते हैं। और दूसरे दिन हम लोग फाग खेलते हैं ना, फाग का मतलब होता है रंगों से खेलते हैं। और अभी रंगों से खेलने की प्रथा क्यों पड़ी मालूम है आपको? वसंत ऋतु में बहुत सारे पेड़ों को फूल आते हैं, तो पहले फूलों से होली खेली जाती है। आज भी अयोध्या में, सॉरी अयोध्या नहीं, अपना श्री कृष्ण का ये किधर है, मथुरा में, द्वारका में फूलों से होली खेली जाती है, क्योंकि ये महीने में इतने फूल आते हैं, इतने कलरफुल फूल आते हैं, रंगी बेरंगी फूल आते हैं, उन रंगों से खेला जाता है। फिर धीरे धीरे उन फूलों को स्मैश करके उसका रस निकाल कर फिर उस रंग से होली खेली जाती है। फिर धीरे धीरे अभी ऐसे हुआ, अभी का काल ऐसा है कलयुग का कि लोग केमिकल के कलर से होली खेलते, पहले ऐसे नहीं होता था, फूलों के रंगों से होली खेली जाती थी। और वो यही महीने में इसलिए खेली जाती थी क्योंकि इस महीने में बहुत सारे पेड़ों को फूल आते थे अलग अलग रंग के। तो होली के बारे में आपको ये लिखना पड़ेगा कि भाई होली में हम लोग होली का दहन क्यों करते हैं। तो जो पौराणिक कथा है उसका आपको यहाँ इसको पॉइंट आउट करना है, पौराणिक कथा के बारे में बताना है। साथ ही साथ ये जो होली का दहन कैसे हुआ, बाद में ये त्योहार सभी लोग खेलते हैं, छोटे बड़े अमीर गरीब, अपने भेदभाव मिटाकर ये होली खेली जाती है। और साथ ही साथ दूसरे दिन जो हम लोग खेलते हैं होली, जिसे हम लोग फाग कहते हैं, जैसे रंगों से खेलते हैं होली, एक दूसरे के ऊपर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं, और चारों ओर मस्ती का वातावरण होता है, बराबर, उल्लास का वातावरण होता है। बहुत बार ऐसे होता है कि हाँ, होली में मंजीरों के ताल पर लोग झूमते हैं, नाचते हैं, ठीक है। शत्रुओं को भी वो लोग गले लगाते हैं, मालूम है ना, शत्रु भी मित्र हो जाते हैं इस होली के त्योहार में, इसलिए वो मनाया भी जाता है। मगर इसका जो दूसरा जो आजकल होती है कि होली में कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार भी करते हैं और इस त्योहार की जो पवित्रता है उसको नष्ट करने का काम करते हैं। तो इसको भी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आप मैसेज भेजना है होली के त्योहार में, ये हमारा कर्तव्य है कि होली का त्योहार जो है उसके जो आदर्श है वो मनाने चाहिए, ठीक तरह से ठीक ढंग से होली खेलनी चाहिए, और अपने अंदर के जो वैर भाव होते हैं, घृणा होती है एक दूसरे के प्रति, शत्रुत्व होता है, उसको जलाकर, होली में जलाकर प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे को गुलाल लगाकर अपने प्रेम का अनुमान देना है, एकता सद्भाव करना, ठीक है। तो बाद में कोई भी एक होली गाना छोटा सा 2 लाइन का लिख के इस होली के निबंध को आप पूरा करें। अब प्रयत्न कीजिए, आपके पास अभी तो क्या पूरी वर्ल्ड की जानकारी है, अगर विकिपीडिया में जाकर अगर आप होली त्योहार डालते हो तो ऐसे बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे, और इसमें से वही लाइनें आपको लिखनी है जो आपको समझ में आती है, जो आप अनुभव कर सकते हो, जो आप विजुअलाइज कर सकते हो। ऐसी कोई भी वाक्य उसमें से नहीं लिखना है जो आपने महसूस न किया हो। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब होली त्योहार के ऊपर अगर निबंध लिखने के लिए बोलते हैं तो वो लोग यूट्यूब या गूगल के ऊपर जाके सर्च करते हैं और निबंध लिख पाते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। मगर उसमें ऐसे ही लाइनें ऐसे होनी चाहिए जिसको आप महसूस कर सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर आपको क्या कहना है? ऋतु परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब समझ में आता है आपको? परिवर्तन मतलब ऋतु में जो बदलाव आता है उसके बारे में बोल। सचिन, ऋतु परिवर्तन, चेंज इन सीजन, वेरी गुड बेटा। चेंज इन सीजन के ऊपर आपको अपने विचार रखने के, भाई चेंज इन सीजन पे कुछ होता है क्या ऐसे? ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे बीमार गिरते हैं ना, देखो अभी अभी बारिश शुरू हुई तो एटमॉस्फेयर में थोड़ा भी चेंज आ गया तो अपनी जो इम्यूनिटी रहती है थोड़ी सी वीक हो जाती है और बीमार गिरते, थोड़ा प्रिकॉशंस ले तो फिर से स्ट्रांग हो जाते हैं, और फिर बाद में बारिश में बहुत बार भीगते हो मगर बीमार नहीं गिरते, मगर पहले बारिश में गिरते हो तो बीमार गिरते। ये तो बारिश का उदाहरण दिया। समर सीजन के बारे में भी, धूप में भी ऐसे ही होता है, गर्मी के सीजन में भी ऐसे ही होता है, ठंडी के मौसम में भी बहुत सारे बच्चों को ये शारीरिक तकलीफ होती है। तो आपको जीवन पर गहरा प्रभाव
ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की आपको पुष्टि कर, ठीक है। आगे, हाँ, अनुमान और कल्पना, थोड़ा मैं फटाफट इसमें जाता हूँ, मुझे सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करना है और आज मैं जितना मैंने इस पे लिखा है वो सेंड कर देता हूँ। कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। चलो बताइए। टूटे हैं आमों में भौर, भौर वन वन टूटे हैं, होली मची ठौर आंसर बताया आपने। अगला प्रश्न देखिए। सभी भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहते हैं? आपको पूछा है, फूल पौधों के लिए आप क्या करना चाहोगे? आप अपने विचार बाद में इस पे सोच समझ के बता देना मुझे, क्योंकि मैं बताऊंगा मेरे विचार तो बहुत कुछ है कि मैं भी अमरूद से उन्हें सींचकर जैसे कभी हरा भरा करना चाहता है, वैसे मैं फूलों पौधों को मैं भी हरा भरा करना चाहता हूँ। पहले फूलों पौधों के पेड़ तो लगाऊं, जहाँ जगह मिले वहाँ फूलों के पौधे लगा दूं मैं, क्योंकि फूल के बाद फल आता है, मगर वो फल मैं खाऊंगा या नहीं खाऊंगा ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने फूलों का एक पेड़ लगाया जिससे सृष्टि के सौंदर्य में और अधिक मात्रा में सौंदर्य बढ़ गया, तो इसको मैं ध्यान में रखूंगा। साथ ही साथ फूलों के ऐसे फूलों के पेड़ लगाऊंगा, क्योंकि सारे फूलों को खुशबू होती है ऐसे नहीं, कुछ फूलों में खुशबू नहीं होती मगर रंगों की संगत बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे सुहावने ऐसे रंग होते हैं जो मन को भावुक करते हैं, मन को आकर्षित करते हैं, मन को प्रसन्न करते हैं। आखिर हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो मन के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे मन के ऊपर निर्धारित करता है। हमारा मन चंगा तो होती में गंगा, ऐसे संत ने भी कहा। हमारा मन अच्छा होना चाहिए, मन प्रसन्न होना चाहिए। तो आप ऐसी ही चीजें देखो जिससे मन प्रसन्न हो। और मुझे नहीं लगता कि कोई फूलों के पौधे देखकर या फूलों को देखकर कोई निराश या उदास होता रहे। ऐसा होता है कभी मैंने फूलों को देखा और मैं प्रसन्न नहीं हुआ? ऐसा कभी किसी को देखा है आपने? ऐसा कभी नहीं होता। जो नॉर्मल पर्सन है उसके साथ ऐसे नहीं होगा, जो एबनॉर्मल रहेगा उसके साथ हो सकता है। वो आप मनुष्य है ही नहीं ना। तो देखा जाए तो सारे फूलों की ओर आकर्षित होते हैं, कीड़े मकोड़ों से लेकर आदमी तक। तो ऐसे बहुत कुछ इस पे लिख सकते हो आप भी। आप इसके ऊपर सोचकर ये प्रश्न के ऊपर भी थोड़ा वर्णन करना। ये सारा शब्द संपत्ति के लिए आपका जो शब्द संग्रह है जो बढ़ेगा इसके लिए, और आपके थॉट अपना विलास भी इससे बढ़ने में आपको मतलब फायदा होगा। तीसरा प्रश्न, कवि अपनी कविता में एक कल्पनाशील कार्य की बात कर रहा है। अनुमान कीजिए और लिखिए कि उसके बताए कार्यों का अन्य किन किन संदर्भों से शब्द जुड़ा है। जैसे नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही है। तो ये प्रश्न क्या है वो समझ में शायद आपको नहीं आता रहेगा, मैं आपको थोड़ा हेल्प करता हूँ। देखो कैसे है मृदुल, मृदुल को नींद आ रही है। मृदुल, ये कैसा है प्रश्न बेटा कि कवि ने इसमें फूलों के बारे में बताया हुआ है, कलियों के बारे में बताया हुआ है, मगर इस कलियों के माध्यम से वो नीति की ओर हमें आकर्षित कर, निराश व्यक्ति की ओर हमें पे सोचने के लिए बोल, बराबर ना। कवि की कल्पनाशील कार्य इसमें क्या है कि भाई ये कलियां जो है वो आलसी हो गई है, सूरज की किरणों से वो छिपी जा रही है, इससे वो खिलने का नाम नहीं लेती। तो उसी तरह कुछ लोग निराश है, उदास है, क्योंकि उनको जीवन की भरा पड़ा हुआ है। कभी इतना चार्ज है इसलिए तो वो कहता है मैं अभी मरूंगा नहीं, मेरा अंत नहीं होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि जितने भी निराश व्यक्ति है उनको मैं पकड़ूं, ढूंढ ढूंढ के लाऊं, उनके ऊपर ज्ञान की रोशनी दे दूं, उन्हें ज्ञान की रोशनी में उनको जीने की कला सिखाऊं और उन्हें भी उत्साही बनाऊं। ऐसे कवि की कल्पना है। तो और ऐसी कौन सी कल्पना है ये लिखिए, ऐसे कह रहे। उनका प्रश्न यही है, अनुमान कीजिए। आप अनुमान कीजिए, अनुमान का मतलब होता है यू कैन इमेजिन या एस्टिमेटेड, और लिखिए कि उसके बताए कार्यों का अन्य किन किन संदर्भों से संबंध जुड़ सकता है। उन्होंने जो कार्य बताया हुआ है
उसका संदर्भ किस किस से जोड़ सकते हैं? सिर्फ निराश व्यक्ति के साथ ही जोड़ सकते हैं कि और कुछ हो सकता है? कवि का जो कहना है निराश व्यक्ति से सीमित नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो जो उन्हें सब कुछ पता है, कैसे जीवन की कला उन्हें अच्छी तरह से आती, मगर फिर भी वो अपने जीवन को खुश या उत्साही नहीं बनाना चाहते। तो इन लोगों से भी जुड़िए, इसके ऊपर भी हम लोग बाद में डिस्कस। मैं 2 प्रश्न छोड़ रहा हूँ अभी, थोड़ा भाषा की बात में जाते हैं और फिर यहाँ उत्तर हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ भाषा की बात कही है, हरे हरे युग्म शब्द है, युग्म शब्द और वर्ड्स आर रिपीटेड, पुष्प पुष्प, एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई, शब्द एक है और अर्थ भी एक ही है। कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए। ये पत्तों का विशेषण है, हरे हरे पत्ते। पत्ते क्या है? नाउन है। पत्ते क्या है? नाउन। नाउन मतलब शब्द, नाउन मतलब संज्ञा, नाउन मतलब संज्ञा। मगर पात, पात मतलब पत्ते, और हरे हरे ये इसका विशेषण है। शब्द 2 है, अर्थ भी एक ही है। 2 शब्द है मगर अर्थ एक है। कभी आगे कहते हैं कि यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। पात ये बहुवचन है मगर हरे हरे ये एक वचन। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष एक वचन में हो और कर्म या क्रिया विशेषण बहुवचन में। जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। अभी तो इधर वह एक ही व्यक्ति है, बातें वचन है, लंबी चौड़ी एक वचन, करने लगा। तो देखा जाए तो जिस शब्द के लिए विशेषण यहाँ लिखा हुआ है वो एक वचन में है और ये जो विशेष्य है मतलब नाउन जो है वो अनेक वचन में। तो ऐसा हो सकता है कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। आप मुझे बताओ पाठ का मतलब क्या होता है? पाठ लेसन। बोलिए। लेसन। और दूसरा अर्थ क्या होता है? शरीर का एक भाग भी। वेरी गुड। तो हिंदी हो गया। चलो हम लोग हिंदी शब्द लेते। पत्रम। पत्रम का मतलब क्या होता है? पत्र और ये फूल का पत्ता, पेड़। हाँ, पेड़ का पत्ता। वेरी गुड। शब्द एक, अर्थ दो। हाँ। अभी समझ में आया उनको क्या कहना है? क्या कहते हैं? हाँ, कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। देखो इधर बहुत बढ़िया उन्होंने एग्जाम्पल दिए। ये देखो, देखो हाँ, 3 बेर खाती थे, वे 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थे, वे थी। अभी देखो हाँ, जो 3 बेर खाती थी, तो समझो अदिति है। समझो अदिति को मैं अदिति नाम नहीं जानता, अदिति का नाम नहीं जानता, मैं बोलता वो लड़की है ना जो 3 बेर खाती है ना, वो लड़की 3 बेर खाती है। तो 3 बेर खाती है विशेषण हो गया ना। इस अदिति का नाम मैं नहीं जानता मगर वो बेर खा रही थी, तो मैंने उसको क्या बोला? वो 3 बेर खाने वाली लड़की है ना, तो मैंने उसका नाम क्या किया? नामकरण क्या किया? 3 बेर खाने वाली लड़की। या चेतन है, समझो मृदुल है, तो 3 बेर खाने वाला वो लड़का है ना, वैसे। या वे 3 बेर खाते हैं, तो यहाँ मैंने बेर के बारे में बोला, विशेषण दिया, और यहाँ मैंने उसके बारे में, वे के बारे में विशेषण दिया, 3 बेर वाली। जो 3 बार खाती थी वह, और 3 बेर खाने लगी वह। एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आता है। इसे यमक अलंकार भी कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं। देखो उच्चारण से भी फर्क होता है। उच्चारण देखो कैसे होता है, अब सुनो अच्छी तरह से। देखो, मन का मतलब क्या? मन का, मन मतलब माइंड, अपने मन का, अपने हृदय का। और मन का मतलब क्या हुआ? बैकबोन। मन का मतलब माइंड, और ये मन का बैकबोन। मतलब बैकबोन। शब्द के अंदर अगर हम लोग फर्क करते हैं, थोड़ा अलग करते हैं, तो चेंज हो जाता है ना।
अर्थ ही बदल जाता है। अब देखो अभी आपको मैं इसको और इजी करके बताता हूँ। सी यहाँ में स्क्रीन देखो, व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है आपको बच्चों? यस सर। हाँ, यहाँ हिंद मराठी में लिखता हूँ, इथे कचरा टाकू नये। इसका मीनिंग क्या होता है? यहाँ यहाँ कचरा कचरा मत मत डालो। राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, चेंज कर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ गैप दे रहा हूँ। टांग अभी पढ़ो। टाकू नहीं, टाकू नहीं, टाकू टाकू नहीं। बदल गया ना, अर्थ बदला कि नहीं? अभी और एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ देखो, शांतता राखा, चलो इसका मतलब क्या हुआ? शांति रखो, बराबर है। अभी देखो मैं इसको थोड़ा स्पेस देता हूँ, इसको यहाँ जोड़ता हूँ, इसको अलग शांत करो। अभी तारा पढ़ो, खा। शांत तारा खा, शांत बैठ के स्ट्रिंग खाओ। तो चेंज हुआ कि नहीं? शब्दों के बीच में अगर मैं स्पेस देता हूँ तो मीनिंग चेंज होता है। जैसे मन, मन का, मेरे मन का मोर, हाँ बराबर है, ये हो गया, बराबर है। हाँ और मेरे शरीर का, मन का, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, तो चेंज हुआ ना। मन के बीच में अगर मैं स्पेस डालता हूँ तो ये होता है मन, अगर मन के बीच में स्पेस निकाल देता हूँ तो बन जाता है बैकबोन। तो ऐसे भी शब्द चमत्कृति होती है, ऐसी भी शब्द चमत्कृति होती है, यही उनको कहना है। तो ये उसका मीनिंग है। ऐसे वाक्यों को एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, ऐसे प्रयोग ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्ति शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बातों बातों में मैं कह गया, रह रहकर मैंने एक ख्याल आता है, लाल लाल गुलाब के फूल या लाल लाल टमाटर को बाजार से लेके आया, सुबह सुबह वो मेरे घर पे आया, रातों रात सारी चालें बदल गई, है ना। घड़ी घड़ी इसकी बातें सुननी पड़ती है। तो ऐसे वाक्य के प्रयोग आप कर सकते हो। रह रहकर मेरे मन में वही ख्याल आता है, लाल लाल टमाटर बाजार में बहुत अधिक ही है, समझ में आ रहा है ना। सुबह सुबह वो खेलने गया, रातों रात बातें, रातों रात सत्ता बदल गई, घड़ी घड़ी मुझे पढ़ाई के लिए बोला गया और घड़ी घड़ी मेरे मन में उदासी छाती है। ऐसे ऐसे वाक्य बनाते हैं आप। कोमल गात मृदुल वसंत हरे हरे ये पात, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर जिसके पास बुक है उसको वो क्या करेगा, अंडरलाइन करेगा। इसमें किसका अर्थ है? वॉइस इज ब्रेकिंग, वन सेकंड, कोई तो कॉलिंग कर रहा हूँ, या अभी आएगा। हाँ, विशेषण विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है। जैसे अगर मैं बोलूं साइकत अच्छा लड़का है, कौन? साइकत। तो साइकत के बारे में मैंने विशेषण क्या यूज किया? अच्छा या गुणवान, बराबर है। तो किसके बारे में मैंने बोला? साइकत के बारे में। तो साइकत कौन हो गया? विशेष। साइकत क्या हो गया? विशेष्य बन गया, बराबर है। और साइकत कैसे? गुणवान लड़का, तो गुणवान क्या हो गया? विशेष। तो विशेष्य की यहाँ व्याख्या दी है। विशेष्य मतलब नाउन, नाउन तो किसको कहेंगे? विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है। विशेषण की संज्ञा, संज्ञा क्या है? यहाँ जैसे ऊपर कोमल गात मृदुल वसंत हरे हरे ये पात। अभी मुझे बताओ कोमल गात में विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है? बताओ फटाफट। कोमल विशेष। वेरी गुड, एकदम सही बताया बेटा, बहुत अच्छा। सुना ना, समझ में आया सबको? किसने आंसर दिया अभी? हाँ, मृदुल का आंसर सुना आपने? तो मृदुल ने एकदम सही बताया। कोमल क्या है? विशेषण, और गात क्या है? विशेष। तो विशेष्य की व्याख्या है, क्या है? विशेष्य किसे कहते हैं? उस संज्ञा को जिसका विशेषण बताया हो। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है। अभी देखो इस विशेष्य की विशेषण क्या है?
तो विशेष्य क्या हुआ? विशेष्य नाउन क्या हुआ? बोलो। क्या सर? मृदुल वसंत क्या है? सर वसंत। वेरी गुड। और विशेषण क्या हुआ? सर वेरी गुड। हरे हरे ये पात, इसमें सर विशेषण हरे क्या है? अश्लेषा हरे बोलो। हरे हरे। और विशेष पाथ, ये पाथ। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही। चलो ठीक है, फिर विशेषण विशेष्य की पढ़ाई इसमें है। सेकेंड थिंग, हिंदी विशेषणों के सामान्यतः 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इस ग्रामर को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, याद दिलाना मुझे, ठीक है? एक ग्रामर करेंगे और वो लेसन करेंगे, ठीक है? आगे देखो। चेतन, अभी मेरी आवाज सुनाई दे रही बेटा? चेतन वाघ, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही बराबर? हेलो चेतन। चेतन का एक्चुअली वीडियो ऑफ, ठीक है कोई बात नहीं। लोगों को आवाज सुनाई दे रही है ना? यस सर, योर ओके ओके। ना, वसंत पर अनेक सुंदर कविताएं हैं, कुछ कविताओं का संकलन तैयार कीजिए। चलो 2-3 कविताएं निकालना आप लोग। नहीं, शब्दकोश में वसंत शब्द का अर्थ देखिए। शब्दकोश में शब्दों के अर्थों के क्या है, अतिरिक्त बहुत सी अलग तरह की जानकारियां भी मिल सकती है, उन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। अभी इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? तो थोड़ा मैं इसमें आज होने के कारण इतनी देर तक ले रहा हूँ, अगर मुझे आपसे ऐसी ही पढ़ाई चाहिए, देखो ऐसे ढूंढना है। जैसे अगर मैं बोलूँ, यू नो व्हाट इज मीन बाय दीपावली? दिवाली हाँ। दिवाली। दीपावली शब्द का अगर आप लोग एनसाइक्लोपीडिया में जाओगे, एनसाइक्लोपीडिया पता है ना क्या होता है? यस। हाँ सर। या तो उसके अंदर अगर इसका मीनिंग देखोगे ना, तो दीपक, दीपक मतलब दिया, ओके। और आवली, आवली का मतलब होता है रो। आवली का मतलब क्या होता है? रो होता है। रो का स्पेलिंग क्या है? तो दिया जो रहता है, दीपक जो रहता है, दीपक को अगर हम लोग रो से रखेंगे ना, लाइन से रखेंगे ना, तो उसको दीपावली बोलते हैं। तो दीपावली ये त्योहार जो है वो दियों का त्योहार होता है, दिए जलाने का त्योहार। फिर जला के कैसे भी नहीं रखना है, उसको एक लाइन में रखना है, उसको दीपावली कहते हैं। तो दीपावली शब्द ऐसे आया, ऐसे ही सारे शब्द आए हुए बच्चे। जैसे आपको पता है खग, खग का मतलब क्या होता है? खग का मतलब क्या होता है बोलो? चलो जाने दो, खग जाने दो। चिड़ी। हाँ वेरी गुड। खग का मतलब पक्षी होता है, पंछी होता है। खग का मतलब क्या होता है? पंछी होता है। अगर इसे खग क्यों कहते हैं? कि खग को अगर आप ढूंढने जाओगे डिक्शनरी में, तो आपको मिलेगा खम गच्छति। खम का मतलब होता है आकाश। क्या होता है? खम मतलब आकाश। और ग का मतलब होता है गच्छति। आकाश गच्छति मतलब जाना, जो आकाश में जाता है, उसको बोलते हैं खग। और एक शब्द बता दो, देखो सरोज। सर का मतलब होता है लेक। सर का मतलब क्या होता है? लेक। लेक मतलब तालाब। और ज का मतलब होता है जयाति, क्रिएटेड, जो तालाब में उगता है वो। तो सरोज का मतलब होता है लोटस। क्या होता है? लोटस। लोटस का स्पेलिंग LOTUS। तो सरोज का मतलब होता है लोटस। तो ऐसा ही उन्होंने उधर प्रश्न दिया है, जो मैं बोल रहा हूँ यही वहां वो बता रहे हैं कि वसंत शब्द को आप जाके शब्दकोश में ढूंढिए, साइक्लोपीडिया में ढूंढिए, उस वो शब्द का अतिरिक्त बहुत सी जानकारी आपको वहां मिल जाएगी, उन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। ये सिर्फ मैं क्यों बता रहा हूँ बच्चों, आठवीं में आपको एग्जाम में ये सारे पूछने वाले नहीं है वो, मगर इससे क्या होगा, आपका जो भाषा समृद्धि है वो बढ़ेगी। और जब भाषा समृद्धि बढ़ेगी तो आपको भाषा के लिए, लैंग्वेज के लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं, और अपने आप आपकी लैंग्वेज इतनी डेवलप हो जाएगी कि आप अच्छी तरह से कोई भी स्पीच दे सकते हो या कोई निबंध भी अच्छी तरह से लिख पाओ। इसलिए आपको ये करना। देखो उन्होंने इसके अर्थ दिए हैं। मृदुल का मतलब कोमल होता है, पात का मतलब पत्ता, गात का मतलब शरीर, निद्रित का मतलब सोया हुआ, प्रत्युष का मतलब डाउन,
प्रातः काल, तंद्रालस का मतलब नींद से अलसाया हुआ, लालसा मतलब कुछ पाने की चाह, अभिलाषा इच्छा। और इसी तरह हमारी ये पोएम खत्म होती है यहाँ, और हम लोग जाएंगे सेकंड चैप्टर के ऊपर। ये जो सेकंड चैप्टर है आपका लाख की चूड़ियाँ, इसे हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अगले लेक्चर में। फिलहाल लाख की चूड़ियाँ का ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, ये मैं आपको इसलिए पढ़ा के बता रहा हूँ, बेटा सोना नहीं, यहाँ नींद आ रही है मुझे पता है। ओके अश्लेषा, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, ये फर्स्ट पैराग्राफ को विजुअलाइज करो, आपको दिखाई देना चाहिए। जैसे देखो, ये हमारा जो बदलू नाम का एक कारागिर है जो लाख की चूड़ियाँ बनाता है। लाख पता है लाख क्या होता है? लाख देखा है कभी? सर लाख की एक चूड़ियाँ ये सर हाँ गाँव सर एक मटेरियल जिससे काज एक बनाते मटेरियल होता है। लाख नाम का एक मटेरियल होता है, थोड़ा सर स्टफी होता है या थोड़ा स्टिकी उससे होता है। बनाते हाँ उससे ये क्या बोलते हैं, चूड़ियाँ चूड़िया बनाते हैं। ये ऐसे देखा रहेगा आप आजकल यूट्यूब पे वगैरह या एफबी पे वगैरह ऐसे आते रहते हैं डिजाइन के लाख की चूड़ियाँ वगैरह, ऐसे मटेरियल बनाते हुए दिखाते हैं। मगर कांच की चूड़ियाँ जब आई तब लाख की चूड़ियों की जो प्रथा है या लाख की चूड़ियों का जो डिमांड है वो कम होते गए। और लाख की चूड़ियाँ ये गांव की लड़कियां पहनती है, थोड़ा उसमें वजन होता है। तो ये जो हमारा कारागिर दिख रहा है बदलू नाम का, ये बदलू नाम का कारागिर जो है वो हमें बताता है कि भाई इन चूड़ियों के मतलब चूड़ियों के बारे में ऐसे बताता है वो कि इस कला को धीरे धीरे ये खत्म होते जाती है, और इसका दोष वो टेक्नोलॉजी को देता है, मशीनरीज को देता है। वो कहता है मशीन वगैरह आ गई, मशीनरीज आ गई, तो हम जो कलाकार है हाथ से जो चूड़ियाँ बनाते थे वो पहनने के लिए अभी आजकल लड़कियां कोई पहनती नहीं है। वो उसका दोष मशीनरी को मतलब मशीन एज को देता है। तो ये बहुत ही अच्छा सुंदर लेसन है, इसमें बहुत सारी बातें हमें सीखने मिलेगी। एक सोच यहाँ कवि रखता है, लेखक रखता है। तो ये पहला जो पैराग्राफ है इसको थोड़ा पढ़ता हूँ और यहाँ रुकता हूँ मैं। देखो, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। ये लेखक हमसे बात करता है क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता। सर बोलो बेटा गौरव, बोलो। मैंने लेसन पढ़ा है। पढ़ा है ना? वेरी हाँ गुड। थोड़ा आइडिया दो ना हमें बेटा। सर, ये जो कहानी है, इसके अंदर एक लड़का रहता है, मतलब वही कवि रहता है। तो वो अपने मामा के गांव में जाता है, तो उसके गांव में एक बदलू नाम का एक व्यक्ति रहता है जो कि लाख की चूड़ियां बनाता है। राइट सर, और लाख वो क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, उसको मेल्ट करके फिर उसको शेप देते हैं। राइट, एकदम सही। और तो वो जब अपने मामा के यहाँ जाता है तो वो रोज बदलू के मतलब वो जहाँ पे लाख की चूड़ियां बनाता था अपने घर के आगे, जो उसके नीम का जो पेड़ था उसके नीचे, वो जो एक खटिया जैसा था, टेबल जैसा, उसके ऊपर जो बैठ के बनाता था, वो वहां पे हर रोज जाता था और उससे उसको देखता रहता था और उससे बातें करता था बहुत सारी। और वो जो बदलू नाम का जो आदमी था वो उसे गोलियां बना के देता था लाख की, जो कि उसे बहुत पसंद थी। और वो हर वक्त मतलब जब भी वो जाता है और वहाँ उस सीजन में आम फरता था तो वो उसे आम खाने के लिए देता था और दही। तो एक बार क्या हुआ कि जब वो घर गया, एक बार क्या हुआ जब वो गांव से जब वापस आया, उसके बाद बहुत टाइम हो गया, वो गया नहीं। और जब वो पहुंचा, जब वो गया वहां पे, तब उसने देखा कि एक औरत, जब वो अपने मामा के यहाँ गया दूसरी बार, तो उसने देखा कि एक औरत थी जिसके हाथ में कांच की चूड़ियां धंस गई थी और बहुत खून बह रहा था। हाँ बरोबर। तब उसको तब उसको याद आई बल्लू की। हाँ तो उसको बदलू की याद आई, तो उसने बोला, उसने सोचा कि आज मैं जाता हूँ। तो वो जब वहां पे गया तो उसने वो पहले जो बदलू था वो उसने पहचाना नहीं, पर जो लेखक थे उन्होंने बल्लू को पहचान लिया था। तो उसने जब देखा कि कुछ नहीं है,
मतलब जो लाख की चूड़ियां बनाता था जहाँ पे, वो जगह खाली है और वहां पे कुछ भी चीजें नहीं रखी हैं जिससे चूड़ियां बने। तो वो जाके पूछा कि बदलू काका, लाख की चूड़ियां कहाँ हैं? आप हाँ। कहाँ, मतलब अब आपने काम बंद कर दिया क्या? तो उन्होंने बोला आप कौन हो? तो बदलू ने पूछा तुम कौन हो? तो उसने बोला कि मैं आपके दुकान पे आता था हाँ। लाख की गोलियां खरीदने के लिए, लेने के लिए। तो मैं आपसे बहुत सारी बातें करता। तो तब उसको ध्यान में आया, तब उसने बोला हाँ लल्ला आओ। तो उसने बैठाया। तो वो जो कवि थे उन्होंने पूछा कि सारी गाय कहाँ गई? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने 2 साल पहले ही सारी गायों को बेच दिया। हाँ। तो तभी तब उन्होंने पूछा आम की खेती कैसी हो रही है? कवि ने पूछा। हाँ। तो बदलू जी ने ये बोला कि आम की खेती तो अभी अच्छी हुई है, इस साल हाँ। बहुत अच्छे आम आए। तो हाँ। उन्होंने बोला तो उन्होंने अपनी बेटी को बोला कि बल्लू को, सॉरी, वो जो कवि थे उनको 3-4 आम लेके आके दे दे। तो जब उन्होंने आम लाए, तब उन्होंने बोला कि जब आम लाया उन्होंने, जब उनकी जब बेटी ने जब आम लाया तो उन्होंने बोला मैं इतने सारे आम नहीं खा सकता। तब बदलू जी ने बोला कि हाँ तुम शहर से आए हो ना, इसके लिए। मतलब ये जो लाख की चूड़ियाँ होती है, जो चूड़िया है या लाख की वस्तुओं का निर्माण ज्यादा करके उत्तर प्रदेश में होता है, क्योंकि लाख की हाँ चूड़िया, हाँ, लाख से चूड़िया बनती है, मूर्तियाँ बनती है हाँ ना। सर, और तो राजस्थान वाले एरियाज में। यस यस। तो हम लोग इस लेसन को हम लोग अगले इसमें देखेंगे। अभी आपका दूसरा लेक्चर है, तो हम लोग यहाँ रुकते हैं। आपने बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेट किया, अच्छा लगा, ऐसे ही किया करो, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, पहले मराठी लेंगे, बाद में हिंदी का ये जो लेसन है उसको करेंगे। आज में इसका जो राइटिंग वर्क आज जितना भी किया था वो ग्रुप पे डाल, ओके बच्चों, या ओके। ओके, बाय बाय, खुशी।